क्या आप जानते हैं ये है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहाँ के एक लग्जरी फ्लैट से अग्नि की लपटों के साथ काला धुआं उठ रहा था, वो भी रात के अंधेरे में, जो अपने साथ एक रहस्यमय केस को लेकर हवा में फैल रहा था। ये इलाका कामकाज करने वाले लोगों का है। यहाँ अधिकतम आईटी कंपनीज में जॉब करने वाले लोग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो सबके अंदर एक डर उत्पन्न करेगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि आज जो इलाका इतना शांत है, कल को पुलिस जांच की गतिविधियों में बदल जाएगा। जिसको आम केस समझा जा रहा था वो उतना भी आम नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शर्मिला कुशलप्पा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के सबसे बड़े शहरों में से एक और कैपिटल बेंगलोर से। ये जगह आईटी इंडस्ट्रीज का हब है, जिस वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहीं ईस्टर्न पार्ट में रामामूर्ति नगर करके एक थाना क्षेत्र पड़ता है। इस इलाके में कई सारी मिड राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, जहां पर अधिकतम आईटी कंपनीज में काम करने वाले लोग रहते हैं, जो या तो देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग हैं, या नेटिव स्टेट कर्नाटक के दूसरे जिलों से, या फिर लोकल बेंगलोर निवासी। तो इसी जगह रामामूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट में फर्स्ट मेन रोड पर यह बिल्डिंग विद्यमान है, संकल्प निलय या फिर संकल्प निलयम। यहीं सेकंड फ्लोर पर 2 BHK फ्लैट में एक महिला रहा करती थी। असल में 2 लोग थे, एक तो 34 साल की शर्मिला डी कुशलप्पा और दूसरी इनकी रूममेट। उनकी पहचान के बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। दोनों ही महिलाएं आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी कंपनीज में जॉब करती हैं। शर्मिला जी तो एक्सेंचर में थी, इनका ऑफिस मान्यता टेक पार्क में है। इनकी रूममेट भी एक आईटी फर्म में जॉब करती है जो बेलंदूर में है। ये लोग यहाँ किराए पर रहा करते थे। शर्मिला जी का मूल रूप से घर कर्नाटक में ही दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के मंगलोर के कवूर एरिया में है। इनकी अभी शादी नहीं हुई थी। ये काफी लंबे समय से बेंगलोर में काम कर रही हैं। इनको संकल्प निलयम के फ्लैट में आए करीब 18 महीने या 1.5 साल हो गए थे। ये एक लंबा वक्त होता है, इसके चलते इनकी आसपास के रहने वाले लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। यहाँ का माहौल भी घर जैसा था। वैसे इनकी रूममेट मूल रूप से असम की रहने वाली है। 3 जनवरी 2026 शनिवार का दिन है। इन दिनों रूममेट बेंगलोर में नहीं थी, बल्कि अपने होम टाउन गई हुई थी। ये 14 नवंबर 2025 को ही चली गई, तब से वापस नहीं आई। लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं, यानी तब से ही शर्मिला जी बिल्कुल अकेले इस फ्लैट में रह रही हैं। हालांकि इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो 3 जनवरी की डेट है, वीकेंड का टाइम है। शाम को शर्मिला जी अपने फ्लैट पर आई। किसी मीडिया रिपोर्ट में है कि इनकी छुट्टी थी। हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन है। अब धीरे धीरे अंधेरा होता है, रात होता है। आसपास कई और भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने रात के 10:30 बजे के करीब संकल्प निलयम के सेकंड फ्लोर से काला धुआं उठते हुए देखा। ये लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उस बिल्डिंग के ओनर विजेंद्र जी को इसकी सूचना दी। वो कुछ लोगों के साथ ऊपर देखने के लिए पहुंचे। मामला हाथ से निकल चुका था। आग बुझाना अब इनके बस की बात नहीं। तुरंत हाउस ओनर विजेंद्र जी फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। वो धुआं और अग्नि शर्मिला जी के फ्लैट से निकल रहा था। सीढ़ियों से ऊपर आते ही ये मेटल का गेट है। उसके बाद फ्लैट में जाने का मेन दरवाजा है, जो लिविंग रूम में खुलता है। अंदर आने का यही एक दरवाजा है। फायर ब्रिगेड के लोग डोर को खोलने की कोशिश करते हैं। ये अंदर से ही बंद था, इसका मतलब कि अंदर कोई होगा, पर उनकी कोई चीख पुकार या बचाने की आवाज नहीं आ रही थी। इस चीज ने लोगों को और भी चिंतित कर दिया। पहले मेटल गेट का ताला हटाया गया, फिर फ्लैट का दरवाजा जैसे तैसे खोला जाता है। दूसरी ओर एक विंडो था जहां से धुआं निकल रहा था। उधर से कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर दरवाजा खुलता है। लिविंग रूम से होते हुए अंदर आए। यहाँ सोफे, टीवी इत्यादि रखे हुए हैं। उसके बाद किचन पड़ता है, ओपन किचन है। उसी जगह एक महिला पड़ी हुई थी। मकान मालिक ने उनकी पहचान की, जो शर्मिला ही थी। पता चला कि ये बेहोश हैं और इनकी सांसें भी नहीं चल रही। पुलिस और लोगों ने मिलकर इन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, पर काफी देर हो चुका था। ये अब इस दुनिया में नहीं थी। उधर रूममेट को भी इस घटना की जानकारी दी जाती है। चूंकि वो शर्मिला के साथ काफी लंबे समय से रह रही थी, दोनों घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ भी समय बिताते हैं। ऐसे रूममेट की शर्मिला के दोस्तों से भी पहचान हो गई थी। उन्होंने बेंगलोर में साथ काम करने वाले दोस्तों को इसकी खबर दी। वो दोस्त भी शर्मिला को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उधर फायर ब्रिगेड की टीम सिचुएशन को कंट्रोल में ला चुकी थी। एक बात थी कि अग्नि आसपास के दूसरे फ्लैट तक नहीं पहुंची। समय रहते उसको काबू कर लिया गया था, लेकिन शर्मिला जी को नहीं बचा पाए। हालांकि उनको अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लगा कि शायद घर में जब कुछ ऐसा हुआ तो भाग नहीं पाई होंगी और किचन के पास ही बेहोश हो गईं। पूरे घर में धुआं फैल जाने से सांस लेने में दिक्कत हुई होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ गई। अगले दिन शर्मिला के एक फ्रेंड मिस्टर के रोहित पुलिस में फॉर्मल कंप्लेन दर्ज कराते हैं।
इनको डाउट था कि घर में कुछ संदेहजनक चीज हुआ है जिसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसके चलते पुलिस ने यूडीआर का केस दर्ज कर लिया। इसमें अप्राकृतिक घटनाओं की जांच होती है। इस केस को राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर जीजे सतीश जी अपने हाथ में लेते हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ जांच करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ऑफिसर्स और फायर डिपार्टमेंट के लोग पहली बार घर में प्रवेश किए थे तो सामने ही किचन के पास शर्मिला पड़ी हुई थी। गैस स्टोव पर दूध रखा हुआ था जो बॉयल होकर बर्तन से बहकर गैस पर आ गया। ध्यान दिया गया कि गैस चालू अवस्था में ही था, मगर दूध के बहने से जो गैस की अग्नि थी वो बुझ गई, जिस वजह से गैस लीक होने लगा। शर्मिला जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और घर में दूसरी जगह काम कर रही होंगी। तभी कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा घर अग्नि की चपेट में आ गया। शुरुआत में ये केस गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट का ही लग रहा था, पर अब गहनता से जांच करनी है। ये थ्योरी सच है या नहीं इसका पता करना है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ फ्लैट में पहुंचे। स्पॉट पर साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है। उधर शर्मिला जी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा चुका था। उनकी फैमिली को भी खबर कर दिया गया। वो लोग भी मैंगलोर से बेंगलोर के लिए निकल चुके थे। ये केस जितना आसान लग रहा है उतना भी नहीं था। सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी एसओसीओ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। इस घर में सबसे ज्यादा एक रूम में नुकसान पहुंचा था, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये रूम शर्मिला का नहीं बल्कि इनकी रूममेट का है, जो पिछले 1.5-2 महीने से अपने घर पर गई हुई हैं, इस फ्लैट में नहीं। इसी रूम से लपटे और धुएं उठते हुए पड़ोसियों ने देखा था। यहाँ का बेड, चादर, गद्दे, तकिए, कबर्ड सब कुछ खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लगा कि इसी रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ हो, मगर ये रूम तो शर्मिला का है ही नहीं, इसको यूज ही नहीं करती थी। बस साफ सफाई के लिए कभी कभार ओपन होता, वरना बंद ही रहता। शर्मिला जी का कमरा भी इसके ही बगल में है। अब रूममेट के कमरे की अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट पर कोई शॉर्ट सर्किट का निशान नहीं दिखा। यहाँ पर अग्नि भी कुछ कुछ जगहों पर लगी हुई थी, केवल बेड के आसपास जो कुछ भी था। अब यहीं से कुछ संदेह उत्पन्न होने लगे। इस घर में प्रवेश करने का एक रास्ता था जो मेन डोर है, पर यहाँ फायर डिपार्टमेंट के आने से पहले कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। यहाँ कोई बाहर ही नहीं आ सकता। घर में केवल शर्मिला ही थी। पुलिस इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको एग्जामिन करना शुरू कर दिया। जो रूममेट का कमरा था, थोड़ा जांच करने पर दिखा कि बालकनी के पास की विंडो खुली हुई है, जहां से धुआं निकल रहा था। मतलब कि घर पूरी तरह से सील पैक नहीं था। उसी रूम की खिड़की खुली हुई थी जिसमें अग्नि सबसे ज्यादा थी। वहां से अगर सारा धुआं बाहर निकल रहा था तो पूरे घर में फैलने में टाइम लगेगा। शर्मिला के पास भी पूरा टाइम था यहाँ से भागने का। फिर वो किचन के पास क्यों पड़ी हुई थी? अगर उन्होंने आग बुझाने की भी कोशिश की होती तो आसपास बाल्टी, जग इत्यादि पड़े होते। गैस स्टोव का नॉब भी ओपन नहीं रहता, क्लोज रहता। क्या शर्मिला जी अग्नि लगने के पहले से ही बेहोश हैं? ये भी एक पॉइंट निकला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स घर में अग्नि का सोर्स ढूंढ रहे थे। किसी जगह से तो शुरू हुआ होगा। अगर किसी अनहोनी के तहत स्वयं से कुछ होता तो उसका एक सोर्स दिखता। कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई भी वायर खराब नहीं था, ना ही घर में रखे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई फॉल्ट या दिक्कत था। अगर ऐसा कुछ होता तो तुरंत मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड ट्रिप हो जाता, घर की बिजली चली जाती। इन्हीं सबको देखते हुए शॉर्ट सर्किट की थ्योरी केस से हटा दी गई। गैस लीकेज की थ्योरी में भी कुछ दम नहीं लगा। उस वजह से अग्नि किचन तक भी फैल सकती थी, लिविंग रूम में भी आ जाती, पर इन जगहों पर उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। लिविंग रूम में रखे हुए सोफे, टीवी, किचन के अप्लायंसेस, कबर्ड ये सब सही सलामत थे। बस धुएं और राख के उड़ने से सब काले पड़ गए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को कहीं भी क्लीन सोर्स नहीं मिला अग्नि लगने का, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। उसने रूममेट के बेडरूम के गद्दे, चादर, तकिए इत्यादि को फ्यूल की तरह यूज किया। कपड़ों में आग जल्दी पकड़ता है। जो खिड़की खुली हुई थी उसमें कोई ग्रिल नहीं लगा था, केवल कांच की स्लाइडिंग है, बालकनी में खुलता है। इस खिड़की से आसानी से बालकनी में जा सकते हैं, फिर वहां से टर्न लेकर इस तरफ मेन दरवाजे के गलियारे तक भी आ सकते हैं। उसके बाद तो ये लोहे की गेट है, फिर सीढ़ी है। पुलिस को लगने लगा कि अगर घर में कोई आया हो तो डोर से नहीं, विंडो से आ सकता है। आमतौर पर आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन होता है। शर्मिला जी के पास भी था। पुलिस उनके फोन को घर में ढूंढने की कोशिश करती है। हर जगह पर कोने कोने में देखा गया, पर मोबाइल फोन नहीं मिला। कॉल करने पर स्विच ऑफ बता रहा था। सोचा कि शायद अग्नि में ही राख बन गया हो। मीडिया के अनुसार पुलिस को फ्लैट में शराब की एक बोतल भी मिली। हो सकता है कि अपने किसी करीबी दोस्त के साथ यहाँ पर पार्टी कर रही हो और वो दोस्त फिर इसी खिड़की से भाग गया। हालांकि जांच में पार्टी जैसी चीजों के कोई सबूत नहीं मिले। वो बोतल काफी पुराना था। वैसे भी फ्लैट में कोई बाहरी आता तो पता चल सकता है, कोई ना कोई देख लेता। पुलिस ने शर्मिला के दोस्त, परिवार, आस पड़ोस के लोग सबसे पूछताछ करनी भी शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतजार था। इधर करीबियों से कोई खास जानकारी नहीं मिली। शर्मिला जी बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी, काम पर ज्यादा फोकस था। इन्हें पेड़ पौधों का भी काफी शौक था।
घर के अंदर अपनी बालकनी में काफी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये रोज सुबह शाम उनको पानी भी देती। संदेह के आधार पर पुलिस ने आसपास के कुछ 4-5 लड़कों को उठाया जो अलग अलग जगहों के रहने वाले थे पर यहीं आसपास में किराए पर रहते थे। सीसीटीवी की जांच के दौरान पुलिस को कोई भी चीज नहीं मिली। आगे पीछे हर टाइमलाइन के फुटेज देख लिए गए पर कुछ नहीं मिला। कोई भी अनजान व्यक्ति इस बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए नहीं दिखा। जो भी लोग थे वो इसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। पुलिस उनको वेरीफाई भी करती है। 1-2 दिन के अंदर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसमें कई सारे खुलासे होते हैं। उनके नाक और मुंह से कुछ लाल पदार्थ के निकलने के भी संकेत मिले जिन्हें कथित तौर पर साफ करने की भी कोशिश हुई थी। इनके कपड़ों पर भी उसके अंश पाए गए। चेहरे पर भी अजीब तरह के निशान थे। कंधे, हाथ के आसपास चोटें लगी हुई थीं, जैसे कि इन्होंने घटना के समय विरोध किया हो, किसी से बचने की कोशिश की हो। डॉक्टर ने बताया कि जब घर में धुआं उठना शुरू हुआ तब ये शायद सांस नहीं ले रही होंगी, क्योंकि ऐसा होता तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में धुएं के अंश पाए जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। इनके ऊपर कपड़े भी कम थे। शायद घटना के दौरान पहने हुए कपड़े ही बेड पर रखकर उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया गया होगा, सबूत मिटाने के लिए। बदमाश ने किचन के पास शर्मिला को छोड़ दिया और फिर रूममेट के बेडरूम में जाकर सबूत मिटाए। जब अग्नि ज्यादा बढ़ने लगी हो तो वो भाग गया, लेकिन भागा कहां से होगा। अब पुलिस यह भी मानने लगी कि शर्मिला का मोबाइल फोन वही बदमाश ले गया, वरना फॉरेंसिक टीम को फोन के बचे कुचे अंश घर में जरूर मिलते हैं। टेक्निकल टीम ने मोबाइल के IMEI नंबर के जरिए ट्रेस करने की कोशिश भी शुरू कर दी। जब भी ऑन होगा पता चल जाएगा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि घटना को हुए 2 दिन बीत गए। 3 जनवरी की रात को घटना हुई, 4 को पोस्टमार्टम हुआ, 5 को घर की फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जांच हुई। अब 6 जनवरी को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। शर्मिला जी का मोबाइल फोन ऑन होता है। उस फोन में एक सिम कार्ड भी लगाया गया, ऐसा मीडिया का कहना है। बस यहीं से सारी इन्वेस्टिगेशन बदलने वाली है। लोकेशन शर्मिला के घर के आसपास का ही आ रहा था, मतलब बदमाश भी यहीं आस पड़ोस में होगा। इसका पता करने में 4 दिन लग जाते हैं। शर्मिला जी के बिल्कुल पड़ोस में ही उसका घर है। ये मेन दरवाजे के सामने रेलिंग के उस तरफ जो छत देख रहे हैं, उसी घर में वो रहता है। पहले तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। जिसको हर तरफ ढूंढा जा रहा था वो पड़ोसी ही निकला। इसी छत के रास्ते से वो बालकनी में आया और उस खिड़की से अंदर गया। ऊपर से यहाँ कोई कैमरा भी नहीं था, इसीलिए कोई ट्रेस नहीं मिला। वो पड़ोसी है करनाल कुरई, उम्र केवल 18 साल, 18 साल 3 महीने। 10 जनवरी को पुलिस इसके घर में गई। शर्मिला का मोबाइल फोन इसी के पास था। मोबाइल के साथ साथ इसको भी हिरासत में लिया गया। कुरई का घर मूल रूप से कोडगू जिले के विराजपेट के अरसू नगर में है, पर ये अपने सिंगल मदर के साथ बेंगलोर के इस अपार्टमेंट में रहता है। लगभग 2 साल पहले इसकी माताजी इसे लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। ये पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था। फिलहाल तो ये कॉलेज में सेकेंड ईयर PUC साइंस का स्टूडेंट है। इसने SSLC एग्जाम में 97% स्कोर अचीव किए थे। ये पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार था। माँ इसके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देखती। इसकी पढ़ाई के लिए ही गांव से शहर आई। माँ यहीं पर छोटी मोटी नौकरी करती है परिवार चलाने के लिए। जब पुलिस कुरई को उठाकर पूछताछ के लिए ले गई तब आसपास के लोग काफी हैरान हुए। ये काफी सीधा साधा, शांत, डिसेंट, पढ़ने वाला लड़का है। उम्र भी ज्यादा नहीं है। पुलिस ने जब इसे पूछताछ करनी शुरू की तो इसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब शर्मिला जी इस फ्लैट में शिफ्ट हुई। उनके आने के कुछ महीने पहले ही ये भी आया था। घटना के हिसाब से उस टाइम इसकी उम्र रही होगी 16 साल और शर्मिला की 32 साल। दोनों की एज में 16 साल का गैप है। उनको पेड़ पौधे लगाने का काफी शौक था। रोज सुबह शाम वो बालकनी में आकर पौधों में पानी डालती, कपड़े सुखाती। कुरई उनको देखता था। कभी कभार पास की दुकान में सामान खरीदते हुए भी मुलाकात हो जाती, मिल जाते। अब चूंकि पड़ोसी हैं तो शर्मिला की इसकी माँ से भी जान पहचान हो गई। ऐसे धीरे धीरे जब पहचान बढ़ने लगा तो एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता, खाने पीने की चीजें भी शेयर करते हैं। शाम को कुरई पढ़ाई के बहाने छत पर जाने लगा, क्योंकि शर्मिला भी बालकनी में आती थी पौधों में पानी डालने या फिर कपड़े सुखाने। जब भी वो आती तो कुरई को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती। हालांकि उनके दिल में कुरई के लिए छोटे भाई जैसी इज्जत थी, मगर कुरई इनसे आकर्षित होने लगा। इसने पुलिस को बताया कि उन पर इसे क्रश हो गया था, लेकिन शर्मिला के दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो छोटा भाई समझती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुरई के दिल में प्यार और बढ़ता गया। इसको गलत फहमी थी कि शर्मिला भी इसे प्यार करती है, क्योंकि वो इसको देखकर मुस्कुरा देती, हंसकर बात करती। जांच में यह भी पता चला कि कुरई को गलत तरह के वीडियोस देखने की भी आदत थी। इसको लगता था कि जैसे उसमें दिखाया जाता है वैसा ही कुछ रियल में भी होता है। किसी लड़की से आई कांटेक्ट हो जाए और वो मुस्कुरा दे तो प्यार है, यही सब कुरई सोचता था। पर इसे कभी मौका नहीं मिल पाया कि शर्मिला के घर पर जाए, क्योंकि उनके साथ उनकी रूममेट सहेली भी रहती थी। मगर घटना से 1.5-2 महीने पहले जब रूममेट अपने होम टाउन चली गई तब कुरई भी सोचने लगा कि शर्मिला अब घर पर अकेली होंगी। अब ये उन पर खास तौर से नजर रखने लगा, कब घर पर आती हैं, कब क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, घर पर कौन कौन आता है उनसे मिलने के लिए। अब पड़ोसियों से तो बातचीत होती ही है। कुरई की माँ भी सबसे मिलजुल कर रहा करती।
इस तरह से कुरई को भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती। शर्मिला के रूममेट अपने घर पर चली गई है, वो बात भी ऐसा ही पता चली। कुरई के मन में गलत तरह की भावना थी, जो शायद प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। 3 जनवरी की रात 9 बजे के आसपास ये अपने घर के छत पर आया। यहाँ से शर्मिला के बालकनी में चढ़ा, दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद था। चाहता तो दरवाजा खटखटा लेता, शर्मिला शायद ओपन भी कर लेती, लेकिन ये बालकनी से चढ़कर चोरी चुपके आया था। कहीं वो इसको देखकर गुस्सा न करे, चिल्लाए ना। ये बालकनी के गलियारे से विंडो की तरफ गया। जिस कॉलेज में ये पढ़ता था वहां भी ऐसा ही विंडो लगी हुई थी। अलग अलग स्लाइडिंग विंडो को ओपन करने का अपना तरीका होता है। जब ये कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक बार इसकी किताब विंडो में फंस गई। ये किताब को बाहर निकालते समय उस विंडो को खोलने का तरीका सीख लिया और वही सेम तरह का विंडो इत्तेफाक से इस घर में भी लगा हुआ था। अब पता नहीं ये खिड़की लॉक थी या नहीं, या बिना लॉक वाला था। स्लाइड करते ही वो खुल गया। ये कमरा रूममेट का था। खिड़की से अंदर प्रवेश किया। दरवाजा केवल भड़काया हुआ था। उसको ओपन करके लिविंग रूम में आया, जहाँ किचन भी था। इस समय शर्मिला जी किचन में थी और गैस पर दूध रखा हुआ था। कथित तौर पर ये पीछे से जाकर उनको हक कर लेता है। वो डर गई और जोर से चिल्लाई। फिर कुरई को दूर हटाया। इसको भगाने की कोशिश करने लगी, यहाँ कैसे आए, पर यह मानता नहीं है। इसने उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। वो चीखती है पर कुरई ने उनके मुंह और नाक पर हाथ रख लिया। इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वो बेहोश हो गई। कुरई उनको किचन में ही लिटा देता है। ये डर गया, अब क्या करे, ऐसे ही छोड़कर जा नहीं सकता था। अगर शर्मिला उठी तो बाद में सबको बता सकती है। उनके नाक और मुंह से थोड़ा लाल पदार्थ भी आ गया था। कुरई अपने हाथ को भी अपने कपड़ों में पोंछता है। शर्मिला के कपड़े में भी लग गया था। फिर ये रूममेट के बेडरूम से तकिया लेकर आया और उनके चेहरे पर रखा। उनकी कहानी समाप्त की। इन समय आधा घंटा बीत जाता है। ये काफी दिमाग वाला था, बुद्धिमान था, तो अब इसने सबूत मिटाने की सोची। ये शर्मिला के कपड़े, तकिए और भी जिन चीजों पर सबूत होने के आसार थे, सभी को इकट्ठा करके बेडरूम में ले गया रूममेट के। वहां बेड पर रखा और अग्नि के हवाले कर दिया। फिर ये थोड़ी देर इंतजार करता है। इसने शर्मिला का फोन भी स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया। फिर खिड़की से बाहर निकला और जहां से आया था वहीं से अपने घर चला गया और सो गया। लगभग 10:30 बजे तक जब अग्नि काफी बढ़ गई तो पड़ोसी नोटिस करते हैं और मकान मालिक को बताया। घर के अंदर गैस पर जो दूध रखा हुआ था वो स्वयं बर्तन से उबलकर बह गया और गैस के फ्लेम को बुझा दिया। इससे गैस लीक हुआ। कुरई ने यह भी सोचा कि सबको लगेगा गैस लीक या शॉर्ट सर्किट से हुआ है, जो शुरुआत में सबको लगता भी है। लेकिन फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ बाहर आ गया। जो कपड़े कुरई ने घटना के समय पहने थे उसकी भी धुलाई करके सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस उस कपड़े को भी जब्त करके फॉरेंसिक लैब भेज देती है। इसके कपड़े पर जो अंश पाए गए वो शर्मिला से मैच हुए, यानी कि घटना के समय कुरई वहां पर मौजूद था। उस समय शर्मिला का फोन और कुरई का फोन भी एक साथ था। जब दोबारा से ऑन हुआ तब भी एक साथ था। पुलिस ने मोबाइल के साथ इसको पकड़ा था। इसके ऊपर BNS की धारा 103(238) लगती है। साथ में सेक्शन 64/2 और 66 भी लगा। कुरई के अरेस्ट होने के बाद इसको कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से 2 दिन की कस्टडी मिली। इसको लेकर पुलिस वापस शर्मिला के फ्लैट आती है घटना के रिक्रिएशन के लिए। कैसे कैसे इसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे क्या हुआ था। शर्मिला के केवल मुस्कुराने मात्र से इसको लगने लगा कि वो इससे प्यार करती है। पुलिस का कहना है कि ये लड़का गलत इरादा ही लेकर घर में एंटर हुआ था। घर पर भी कई सारे सिक्योरिटी लैप्सेस पाए गए। एक तो यहाँ पर कोई कैमरा नहीं, हालांकि नीचे आसपास लगे हुए थे, पर ऊपर नहीं था जहां से कुरई ने प्रवेश किया, बालकनी में। स्लाइडिंग विंडो में भी कोई सेकेंडरी लॉक नहीं। इस तरह के अपार्टमेंट में, फ्लैट में बिना ग्रिल वाली विंडो का क्या काम। ऐसी खिड़की या तो घर के अंदर लगी होती है या फिर छत पर जहां बालकनी ना हो, वरना किसी की खिड़की से अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर करीब आधे पौने घंटे तक अग्नि की चपेट में रहा। यहाँ कोई फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं लगा था, जबकि शॉर्ट सर्किट से अग्नि वाली घटना कई जगहों पर हो चुकी है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अलार्म लगा होता तो पहले ही सबको पता चल जाता। इस घटना के बाद से इलाके में काफी लोग सहमे हुए हैं। इंसान अपने घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं। पुलिस तो हर टाइम हो नहीं सकती, स्वयं भी सावधानी से रहना चाहिए, जहां आसपास के लोग अनजान हो। इस घटना के बाद तो कुरई जेल में है। इसकी मां ने भी घर खाली कर दिया और कहीं चली गई। कहाँ पढ़ने लिखने वाला लड़का था, गलत भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका और अब जेल में रहेगा। इसकी उम्र 18 साल 3 महीने है, यानी इसको वयस्क इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।